हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हक। सविता जी अपने कमरे में बैठी हुई अपने दिवंगत पति मिस्टर देवराज मल्होत्रा की तस्वीर को निहार रही थीं। कमरे के बाहर हॉल में वकील द्वारा उनके पति की बनाई गई वसीयत उनके बेटे आर्यन मल्होत्रा, बहू रुचि मल्होत्रा और बाकी के रिश्तेदारों के बीच पढ़ी जा रही थी और उनकी बेटी आर्या इन सब बातों से बेखबर अपने पिता की तस्वीर के पास दिया जलाकर बैठी हुई थी। उसे इस वसीयत से कोई मतलब नहीं था। मैं मिस्टर देवराज मल्होत्रा अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत बनवा रहा हूँ। इसके अनुसार मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पूरी चल अचल संपत्ति मेरी पत्नी मिसेस सविता देशराज मल्होत्रा के नाम हो जाएगी। वकील के इतना बोलते ही वहाँ मौजूद सभी रिश्तेदार बातें बनाने लगे। सभी सविता जी को भला बुरा कहने लगे और आर्यन और उसकी पत्नी से सहानुभूति दिखाने लगे। आर्यन के ननिहाल बालों में काफ़ी रोष था। उनकी मामी ने आर्यन की पत्नी रुचि से कहा, बहू, मैंने तो पहले ही तुम्हें आगाह किया था कि इस औरत से दूर ही रहो, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। इतना भी नहीं सोचा कि तुम लोगों का भी हक है इस संपत्ति पर। तभी वकील साहब ने दोबारा बोलना शुरू किया। मिस्टर मल्होत्रा की इस वसीयत के अगेंस्ट मैं मिसिज मल्होत्रा ने भी एक वसीयत बनवाई है। उस वसीयत के अनुसार उनके पति मिस्टर देवराज मल्होत्रा की सभी चल अचल संपत्ति वह अपने बेटे आर्यन मल्होत्रा के नाम कर रही हैं। बस मिस्टर मल्होत्रा की यह हवेली और उनकी बेटी आर्या की पढ़ाई के लिए अपने पति की सेविंग्स में से 50 लाख रुपए अपने पास रख रही हैं। आर्या बिटिया की विवाह के पश्चात यह हवेली आर्यन बाबू की पत्नी रुचि मल्होत्रा के नाम स्वतः हो जाएगी। साथ ही उन्होंने एक शपथ पत्र भी बनवाया है कि सेविंग्स के नाम पर उनके पास एक भी रुपया नहीं है। अगर कहीं से भी कुछ भी सेविंग्स निकलती है तो उन्हें जो सज़ा दी जाएगी वह उन्हें मंजूर होगी। इतना सुनते ही आर्यन के ननिहाल वाले खुश हो गए, पर आर्यन के आंखों से आंसू बहने लगा। बाकी के रिश्तेदार भी इस वसीयत को सुनकर हतप्रत रह गए। तभी आर्यन वहाँ से उठा और उस वसीयत को वकील साहब से छीनकर फाड़ दिया। हम नहीं मानते इस वसीयत को, और सविता जी के कमरे के दरवाजे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। माँ, आप दरवाज़ा खोलिए, बाहर आइए। आप इस तरह से हम लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकती। आपकी इस वसीयत ने आज हमारे रिश्ते में सौतेलापन जोड़ ही दिया है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, आप हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। उसे इस तरह से चिल्लाते सुनकर आर्या दौड़कर उसके पास आई। भाभी माँ, भाई को क्या हुआ? वह रो क्यों रहे हैं? माँ ने तो उनको डांटा भी नहीं है, फिर भाई माँ पर गुस्सा क्यों है? वह 15 साल की मासूम बच्ची कुछ नहीं समझ पा रही थी। रुचि ने उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, आप चिंता मत करो। ये उन दोनों माँ बेटे के बीच की बात है, उन्हें ही सुलझाने दो। आओ चलो, मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। और फिर सभी रिश्तेदार के सामने हाथ जोड़ लिया। आप लोगों को जो सही लगे वह सोचें, पर आर्यन के इस फैसले में हमारी भी सहमति शामिल है। हम भी इस वसीयत को मानने से इनकार करते हैं। रुचि आर्या को लेकर अंदर चली गई। आर्यन वहीं सविता जी के गेट पर खड़ा हो पुरानी बातें सोचने लगा। उधर अंदर सविता जी की आंखों के सामने भी 20 साल पहले की घटना चल रही थी। 20 साल पहले वह एक घनी अंधेरी रात थी। एक सहमी हुई 20 साल की लड़की अपने घर से भागकर छुपती हुई एक कार की डिक्की में जा छिपी। थोड़ी देर बाद वह कार चल पड़ी। करीब 2 घंटे बाद वह गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकी। उस गाड़ी से एक 35 साल का आदमी मिस्टर देवराज मल्होत्रा और उनका 12 साल का बेटा आर्यन मल्होत्रा उतरे। देवराज जी अपने नौकर से डिक्की से सामान निकालने को बोला। एक नौकर ने जब डिक्की खोला तो वहाँ सामानों के बीच में से एक लड़की नजर आई। वह चिल्लाया, मालिक मालिक। इस पर देवराज जी वहाँ आए। मिस्टर मल्होत्रा, क्या हुआ शंभू? चिल्ला क्यों रहे हो? शंभू, मालिक, लड़की।
मिस्टर मल्होत्रा ने जब डिक्की में देखा तो वहाँ एक 20 साल की लड़की सो रही थी। लड़की के चेहरे पर उदासी छाया हुआ था, शायद बेहोश थी। मिस्टर मल्होत्रा ने उसे उठाया और अंदर ले जाकर सोफे पर उसे लिटा दिया। आर्यन भी उस लड़की को देखकर वहाँ आ गया। पापा, ये कौन है? मिस्टर मल्होत्रा: पता नहीं बेटा, हमारी डिक्की में थी। फिर उस लड़की पर उन्होंने थोड़ा पानी छिड़का तो वह होश में आ गई और उन लोगों को देखकर डरकर उठकर बैठ गई। आप कौन हैं? इस पर आर्यन उसके पास आया। दीदी, डरो मत, आप हमारी गाड़ी की डिक्की में बेहोश पड़ी हुई थीं। मिस्टर मल्होत्रा उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए पूछे। पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और हमारी गाड़ी में कैसी पहुंची? लड़की एक ही घूंट में पानी सारा पी गई, फिर बोली, मेरा नाम सविता है। मैं अपने चाचा चाची के डर से घर से भागकर आपकी गाड़ी में छुप गई थी। मिस्टर मल्होत्रा: और आपके माता पिता? सविता: मैं अनाथ हूँ। चाचा चाची ने ही मुझे पाला है, पर अब वह मुझे एक बूढ़े के हाथ बेचने की तैयारी कर रहे थे। कल वह बुढ़ा मुझे ले जाने के लिए आने वाला था, इसलिए आज रात मैं बचने के लिए वहाँ से भाग गई। मिस्टर मल्होत्रा: यह तो पुलिस केस है। आप अपने चाचा चाची का नाम और पता बता दीजिए, मैं पास के पुलिस स्टेशन में खबर कर देता हूँ। सविता: नहीं सर, प्लीज़, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। आप पुलिस को मत बताइए, वह मुझे फिर से चाचा चाची के हवाले कर देंगे। इस पर देवराज जी कुछ सोचकर बोले, ठीक है, अभी आप आराम कीजिए, हम कल सुबह बात करते हैं, कहकर वहाँ से चले गए। सुबह मिस्टर मल्होत्रा ने उसकी सारी बात सुनकर और आर्यन की जिद पर उसे अपने यहाँ ही रसोइये की नौकरी पर रख लिया। सविता भी धीरे धीरे सबके साथ नॉर्मल हो गई। आर्यन तो हमेशा दीदी दीदी कहते हुए उसके आगे पीछे करता रहता था। आर्यन के खाने से लेकर उसके कपड़े, होमवर्क, सब कुछ की जिम्मेदारी सविता ने अपने ऊपर ले ली थी। वह ग्रेजुएशन कर चुकी थी तो आर्यन की पढ़ाई में भी उसकी हेल्प कर देती थी। धीरे धीरे 2 महीना बीत गया। सारे रिश्तेदारों में बात फैल गई थी कि देवराज जी के यहाँ एक जवान लड़की रहती है। रिश्तेदारों में तरह तरह की बातें बनने लगी थी। इस बीच सविता जान गई कि आर्यन की माँ सुधा जी को 2 साल पहले मौत हो गई थी और देवराज जी उनके गम में शराब भी पीने लगे थे। एक दिन सविता ने मौका देखकर उनसे कहा, सर, बुरा ना माने तो मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वो आपके रिश्तेदारों में आपकी काफ़ी बदनामी हो रही है और ऊपर से आप देर रात तक घर लौटते हैं, वह भी शराब के नशे में धुत होकर। आर्यन पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। वह अक्सर आपको नशे में देखकर डरकर रोने लगता है। देवराज जी उस दिन के बाद पीना छोड़ दिए। इस पर उनकी बहन सविता से प्रभावित होकर उन्हें उससे शादी कर लेने की सलाह दी। आर्यन भी उनसे जिद करने लगा, हाँ पापा, सविता दीदी को हमारी माँ बना दीजिए, वरना वो यहाँ से चली जाएंगी। फिर एक दिन मंदिर में कुछ एक रिश्तेदारों की उपस्थिति में उन दोनों की शादी हो गई। आर्यन के ननिहाल वालों ने आर्यन को सविता के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, पर सविता की ममता ने आर्यन को बहकने से रोक लिया। पर मिस्टर मल्होत्रा के साथ उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था। मल्होत्रा जी की बहन ये सब देख रही थी। उन्होंने एक दिन मिस्टर मल्होत्रा को काफ़ी समझाया और फिर एक दिन सबको सविता के माँ बनने की खुशखबरी मिली। जब सविता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया तो आर्यन खुशी से नाच उठा। वह अपनी नन्ही सी गुड़िया को उठाकर उसके साथ खेलता रहता था। माँ, आर्यन की आर्या आ गई। उसने उसका नाम आर्या रख दिया। धीरे धीरे आर्यन और आर्या बड़े होने लगे। आर्यन बड़ा होकर अपने पापा की कंपनी की कनाडा वाली ब्रांच को संभाल लिया। सविता जी ने उसके बचपन की दोस्त रुचि के साथ उसकी शादी करवा दी। रुचि भी आर्यन की ही तरह हंसमुख और समझदार लड़की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। आर्या अभी 10th में ही थी कि अचानक से मिस्टर मल्होत्रा की मौत हो गई। वर्तमान में अचानक से गेट पीटने की आवाज़ पर सविता जी वर्तमान में आ गईं। बाहर से आर्यन के रोने की आवाज़ आ रही थी। पापा हमें छोड़कर चले गए तो आपने भी हमें छोड़ दिया ना माँ?
हम फिर से बिना माँ के अनाथ हो गए। यह सुनकर सविता जी से रुका नहीं गया और उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अपने गले से लगा लिया। मेरे जीते जी तू कभी अनाथ नहीं हो सकता, उसका माथा चूमते हुए बोली। आर्यन, तो फिर आप मुझसे मेरा हक क्यों छीन रहे हैं? मेरे बेटे होने का हक, बड़ा भाई होने का हक। क्यों माँ, क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे? इस पर सविता जी रिश्तेदारों की ओर देखने लगीं तो आर्यन की बुआ उसके पास आईं। सविता, तुमने जिस समय आर्यन को संभाला और उसे बेहतर परवरिश देकर एक अच्छा इंसान बनाया, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। देवराज भाई ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। बाकी रिश्तेदारों की ओर मत देखो, उन्हें तो केवल आग लगाकर उसमें हाथ सेकना ही आता है। ये वही रिश्तेदार हैं जो सुधा भाभी की मौत के बाद आर्यन की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गए थे। इस पर आर्यन के मामा मामी सबकी नज़रें बचाकर चुपचाप वहाँ से खिसक गए। सविता ने आर्यन के सर पर हाथ फेरा तो वह उनसे लिपट गया। रुचि और आर्या भी आकर उनसे लिपट गईं। सविता जी अपने तीनों बच्चों को अपनी बाहों में समेटे हुए अपनी आंखों से देवराज जी की तस्वीर को फिर से देखने लगीं। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति तो उनके बाहों में थी।